आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र भारतीय बाजार बंद तो प्रेशर में हुए, लेकिन लास्ट आवर में थोड़ा सा रिस्पाइट जरूर आया। उसकी वजह थी कि आज फुटसी रीबैलेंसिंग थी, तो लास्ट में वो फुटसी रीबैलेंसिंग का पैसा भी आता हुआ दिखाई पड़ा, तो जिसके दम पर लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी मार्केट्स में आई। लेकिन फिर भी मार्केट्स बिकवाली में बंद हुए। आप निफ्टी देखेंगे तो 0.5%, मिड कैप भी 0.5% के आसपास ही बिकवाली बंद हुआ। स्मॉल कैप इंडेक्स हरे निशान में बंद हुआ। वो 1.5-2% की रिकवरी जो स्मॉल कैप में आई लोअर लेवल से 2.5% के आसपास की, वो रिकवरी की वजह वही थी कि एक बड़ा कैश इनफ्लो आना था, तो कैश इनफ्लो भी था, कुछ सपोर्टिव भी था। अदरवाइज आज पीएसयू में बिकवाली थी, ऑटो में बिकवाली थी, एनर्जी में बिकवाली थी अदरवाइज मार्केट्स के अंदर। और फर्स्ट हाफ की सिचुएशन तो मार्केट्स में आपको बिकवाली ही दिखाई पड़ेगी। सेकेंड हाफ के अंदर थोड़ी रिकवरी जरूर आते हुए दिखाई पड़ी, लेकिन ओवरऑल मार्केट के अंदर प्रेशर भरा ही दिन था। बहुत ज़्यादा कोई फायरवर्क नहीं मार्केट्स के अंदर आते हुए दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन थोड़ी बहुत खरीदारी आपको सेलेक्टिव एफएमसीजी में दिखाई पड़ेगी, सेलेक्टिव आईटी में दिखाई पड़ेगी। रियल्टी आईटी इन टोटल वहाँ बिकवाली के साथ ही बंद होते हुए दिखाई पड़े। न्यूज़ फ्लो ड्रिवन दिन तो नहीं था, लेकिन हाँ स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी ज़रूर चल रही थी। मिसाल तौर पर रिलायंस पावर की खबर आई तो रिलायंस पावर, रिलायंस इंफ्रा दोनों चल पड़े उस खबर के बीच में। बाकी ऑर्डर इन्फ्लोज मिल रहे हैं, उसका इम्पैक्ट था। एल&टी टेक में वो कुछ खबरें आई, उसका एक इम्पैक्ट देखने को मिला। तो ऐसे अदरवाइज स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी चल रही थी, लेकिन जहाँ जहाँ बिकवाली हाई इंटेंसिटी की देखी थी हमने पिछले कई दिनों में, वही बिकवाली वापस खरीदारी की तरफ बदलते हुए दिखाई पड़ी। सो ओवरऑल जो सेशन था वो इसी तरह का था कि बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत रिस्पाइट मार्केट में आपको ज़रूर दिखाई पड़ेगा। लेकिन क्योंकि अब इलेक्शन कमीशन का आउटकम आना है, वो एक इम्पॉर्टेंट डे है, प्लस धीरे धीरे अब हम चुनाव की तरफ जा ही रहे हैं। सो वो दूसरी चीज़ है जो कि एक इम्पॉर्टेंट साइड पे जाएगी। ऐसे मल्टीपल चीज़ें हैं जिनको आप आगे आने वाले समय में देखने वाले हो। तो लेकिन अदरवाइज अगर मार्केट की बात किया तो मार्केट में बहुत ज़्यादा कोई स्ट्रेंथ तो नहीं मान रहे जानकार। इनफैक्ट दो तरह के जानकारों से बात हुई थी। एक जानकार मान रहे हैं कि मार्केट में शायद थोड़ी सी वीकनेस अभी प्रिवेल करेगी। दूसरी तरह के जानकार मान रहे हैं कि शायद थोड़ा बहुत मार्केट के अंदर बॉटम बन चुका है, तो अब लोअर लेवल से आप थोड़ी थोड़ी यहाँ पर पिकअप करते हुए दिखाई पड़ सकते हो, थोड़ी बहुत खरीदारी यहाँ पे कर सकते हो। तो इस तरह की कुछ चीज़ें आते हुए दिखाई पड़ रही हैं। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे और बातचीत करेंगे कुछ सवालों को लेकर भी, जो कि अलग अलग माध्यमों से आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सबसे पहला सवाल जो मेरे पास आ रहा है उसके लिहाज से अगर देखा जाए, नमस्कार सर, शानदार, क्या लिखा है, शानदार व्यू ऑन टाटा केमिकल, प्लीज एंटर व्हेन विच स्टॉक। सर नवनीत जी देखो, टाटा केमिकल को में वैल्यू इसलिए दिख रही है क्योंकि टाटा केमिकल क्रॉस होल्डिंग रखता है। टाटा ग्रुप की सारी कंपनियों में क्रॉस होल्डिंग है एक दूसरे की, बारिंग टीसीएस। टीसीएस थोड़ी बहुत ही रखता है सब में, क्योंकि वो खुद कैश का हुआ तो क्यों रखेगा। लेकिन बाकी जो कंपनियों में टाटा केमिकल की क्रॉस होल्डिंग सबसे ज़्यादा है। तो टाटा केमिकल एंड टाटा मोटर, टाटा स्टील तीनों के रखते हैं होल्डिंग, या टाटा पावर भी रखता है कुछ कुछ। लेकिन टाटा केमिकल सबसे ज़्यादा है, तो लिस्टेड कंपनियों में उसका स्टेक करीब करीब 11,000 करोड़ रुपए के आसपास है, जो इसकी बुक वैल्यू करीब 1,000 रुपये के आसपास बनाता है, लिस्टेड एंड नॉन लिस्टेड मिलाकर। तो बुक वैल्यू के नीचे जब भी ये शेयर जाए तो वैल्यू बाय तो हो ही जाएगा ऑब्वियसली। तो आप वहाँ पर एक्यूमुलेट करते जाएं। 1,000 रुपये, 1100, 1,050 रुपये के आसपास बुक वैल्यू शायद बैठती है इसकी, वो आप चेक कर सकते हो। और उसके नीचे जहाँ जहाँ आता जाए थोड़ा 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 एक्यूमुलेट करते रहिए। जितना डीप उतना सेफ आप अपने आप को मान सकते हैं, क्योंकि कारोबार की भी कुछ वैल्यू होगी ना अदर देन बुक वैल्यू। तो वो कारोबार की वैल्यू उतनी ही कम होती जा रही है, क्योंकि बुक वैल्यू तो उतनी ही रहेगी, ऑब्वियस ही बात है। स्टेक की वैल्यू जब तक बजाय बाकी स्टेक नहीं गिरेंगे, थोड़ी भी एडजस्ट होगी, लेकिन फिर भी एक सब्सटैंशियल वैल्यू है। सो नियर टर्म थोड़ा बहुत प्रेशर ज़रूर रहेगा, लेकिन अदरवाइज बेटर इज़ कि आप किसी भी फॉल में हल्का हल्का एक्यूमुलेट करते रहें, वो ज़्यादा बेटर है। अच्छी कंपनी है, क्वालिटी कंपनी है, अच्छे नंबर्स हैं, सो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर अपनी रणनीति बनाइएगा। सुमित जी प्लीज शेयर योर व्यू ऑन ABFRL, आवास फाइनेंशियल, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। सचिन जी, ABFRL में तो आज अच्छा मूव था, 5% 6% के आसपास। किसी से पूछा भी था मैंने कि क्या करना चाहिए लॉन्ग साइड पर। शिवांगी सरदा थी मोतीलाल ओसवाल से, उनसे पूछा था क्या करना चाहिए था, तो उन्होंने बोला था कि अभी के लिए उसको अवॉइड ही करिए। लेकिन अगर आप नियर टर्म ट्रेडर हैं तो आप ये कर सकते हैं, यहाँ से 8-10% या 12-15% नीचे एक स्टॉप लेके आप लॉन्ग जा सकते हैं, अगर आप नियर टर्म ट्रेडर हैं तो। लॉन्ग टर्म के लिए उनको ट्रेंड ज़्यादा बेटर लग रहा था इसमें। हालांकि ट्रेंड को लेकर एक वैल्यूएशन वाला पार्ट महंगा ज़रूर है, तो इस मामले में डिफर करूंगा कि वैल्यूएशन महंगे हैं उनके। लेकिन अदरवाइज ट्रेंड इज़ अ गुड स्टॉक अनडाउटेडली,
बट ABFRL में खोने के लिए बहुत कुछ है नहीं, तो शायद 10-15% नीचे का स्टॉप डाल के आप जा सकते हो उसमें लॉन्ग साइड पर। बट एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि बिरला ग्रुप के बहुत सारे स्टॉक ने बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस दी नहीं है। आप उसमें चाहें तो अल्ट्राटेक को ही हटा दो खाली और ग्रासिम को हटा दो, बाकी किसी की तरफ से ऐसा कुछ खास आया नहीं अभी तक। हिंडाल्को, वोडाफोन आइडिया, और बाकी जो भी कंपनियां हैं। सो इसीलिए एक बार को थॉट प्रोसेस ये कहता है कि आपके लिए ट्रेंड ज़्यादा बेटर है, बट स्टिल फिर भी अगर आप चाहो तो 10-12% नीचे का एक स्टॉप डाल के आप एंटर कर सकते हो उसमें। कोल इंडिया केस में प्रेम साहब आप बने रह सकते हो। इनफैक्ट कोल इंडिया, LIC जो भी सवाल आ रहे हैं, इनके लिए एक ही चीज़ बोल रहा हूँ कि हाँ आप बने रह सकते हो यहाँ पर, और बहुत ज़्यादा शायद मतलब उम्मीदें मत रखना कि ये नीचे आएगा। ये स्टेबल रहेगा, मतलब एक स्टेबल, स्लो एंड स्टेबल वे में चलता रहेगा। अच्छी वैल्यू है कोल इंडिया, वैसे भी अमंग द लार्जेस्ट कोल कंपनी है, और साथ साथ LIC भी अमंग द लार्जेस्ट PSUs भी है, और अमंग द लार्जेस्ट मतलब इज़ द लार्जेस्ट इंश्योरेंस कंपनी भी है। तो वैल्यू तो दोनों में ही है, एम्बेडेड वैल्यू के आसपास ही काम काज कर रहा है LIC, तो बहुत ज़्यादा कोई मतलब भागने के बाद बहुत महंगा भी नहीं हुआ अभी तक। सो आप इन्हें लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए होल्ड कर सकते हो। कोल इंडिया तो एक अच्छी डिविडेंड पेइंग मशीन है, सो इसलिए तो आप उसको वैसे ही रख सकते हो अपने पास। और LIC के केस में भी आप इजीली होल्ड कर सकते हो, बहुत ज़्यादा कोई यहाँ पर रिस्क नहीं है, बट फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम ऑफ कोर्स। Thank you, sir, for your good guidance in protein, Tata Chemical, etc. Dharmesh Shah, now what to do in HGS and UPL? सर HGS तो आप होल्ड करो, इनफैक्ट नीचे थोड़ा ऐड करो, बहुत छोटी क्वांटिटी में ऐड करना, लेकिन ऐड कर सकते हो। जैसे आपके केस में आप बोल रहे हैं कि आपके पास 200 शेयर हैं HGS के, तो आप 25-25 के चंक में इसको और ऐड कर सकते हो, थोड़ा 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 ऐड करते चलो। भागा बहुत है इसलिए नीचे आना ज़रूरी भी है इसका, अभी और आ भी सकता है, इसीलिए मैं आपको बहुत छोटे चंक्स में बोल रहा हूँ। 15-15 कर दो चलो आप, 25-25 भी नहीं तो। और रही बात दूसरा UPL केस में, सर आपकी क्वांटिटी भी है आपके पास, सो एक ही चीज़ बोलूँगा, वेट एंड वॉच इज़ अ बेटर चॉइस, क्योंकि यहाँ पर कंफर्मेशन टेक्निकल वाले दे नहीं रहे, फंडामेंटल सपोर्ट आ नहीं रहा, तो शेयर अभी अपने हिसाब से चल रहा है। सो एक बार ही अगर कहीं से भी कुछ साइन मिल जाए तो तब तक वो 100-150 रुपये ऊपर जा चुका होगा। सो इसीलिए थोड़ा रिस्की ज़रूर है। अगर रिस्की बेट आप ले सकते हो तो एक क्लोज स्टॉप लॉस साथ जाना है इसमें, 460 का स्टॉप डाल के आप नई पोजीशन ले लो, धीरे धीरे नीचे आया तो निकल जाना, नहीं आया तो वेट करो। और अदरवाइज रिस्की ट्रेडर नहीं हो तो अपनी एग्जिस्टिंग पोजीशन में आप होल्ड करो। निफ्टी का हिस्सा नहीं है, सो इसलिए बड़े फंड की सेलिंग तो हो चुकी खत्म इसमें जितनी होनी थी। अब विद टाइम देखते हैं कहाँ तक जाता है, लेकिन नंबर पे इसके 100% आपको नज़र रखनी होगी कि क्यू ऑन क्यू नंबर कैसे आते हैं इस बार के। Should I move money from Lal PathLab to NH or Max Health? Also, if you want SBI card. सर SBI कार्ड के इसमें अक्षय जी ये मतलब लार्जेस्ट अंडर परफॉर्मर है, मैं ये बात आपकी एग्री करता हूँ। ये 3rd लार्जेस्ट या 4th लार्जेस्ट IPO आया था उस टाइम पर, और तब से लेके अब तक इसमें बहुत कोई चाल आई नहीं है, ये वहीं का वहीं खड़ा है। थोड़ा रिकवर हुआ था बीच में नीचे से, लेकिन अभी भी भाव से शायद ऊपर बहुत दिन तक गया नहीं है। सो होल्ड करना इज़ अ बेटर चॉइस। SBI चल रहा है, लाइफ चला, ये नहीं चला। लेट्स सी कहाँ तक ये इसका पेशेंस टेस्ट करता है। कंपनी ख़राब नहीं है, बट समय ख़राब है। और रही बात डॉक्टर लाल से निकल के NH में, तो ये बात सही है कि डॉक्टर लाल, मेट्रोपोलिस बहुत चले थे, थायरो केयर, जब वो प्रीमियम टाइम था, कोविड का टाइम था, और अदरवाइज भी बहुत ज़्यादा तेज़ी दिखाई थी उन्होंने। सो जो एक बड़ी तेज़ी दिखा चुके हैं उसकी पॉसिबिलिटी एज ऑफ नाउ तो अभी वाइप्ड आउट है। NH इज़ अगेन, ये भी बहुत चला, NH इज़ नारायण हृदयालय, अभी तो ये भी बहुत चला हुआ है, लेकिन ये थोड़े जो एक नियर टर्म जक आया था सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, उसके थोड़े बेटर साइड पे हुए ज़रूर हैं, मतलब बहुत महंगे से थोड़े कम बहुत महंगे रह गए हैं। सो इट इज़ अ गुड कंपनी, बट अगेन एक ही चीज़ है कि आपको वहाँ प्रॉफिट है तब आप निकलिए, प्रॉफिट नहीं है तो मत निकलिए लॉस बुक करके। और थोड़ा नीचे मिले हॉस्पिटल स्टॉक्स तो ज़्यादा बेटर पोजीशन में आप आ जाएंगे। और रहिएगा शुरुआत के 4-5 बड़े नामों के साथ ही, अपोलो, मैक्स, फोर्टिस, नारायण हृदयालय, मेदांता, इन्हीं के साथ ही रहिए, ज़्यादा बेटर है अभी तो। HGC, इस टाइप की कंपनियों में। ओके, इसके अलावा L&T इन्फोटेक माइंड ट्री 5200 के 15 शेयर है, होल्ड और सेल? आई थिंक यू शुड होल्ड और फर्दर एक्यूमुलेट। अगर आपको कोई नीचे के जोन्स मिलते हैं तो एक अच्छा बेट हो सकता है फर्दर एक्यूमुलेशन के लिए।
क्वांटिटी भी आपकी छोटी है तो आप फर्दर आपके पास बैंडविड्थ भी खुल जाता है एक्यूमुलेट करने का। तो धीरे धीरे कहीं मिलता रहे, एक्यूमुलेट करिएगा। थोड़ा महंगे साइड पे ज़रूर है, लेकिन ये टाइम लेगा, उतने में आपका एक्यूमुलेशन ही पूरा हो जाएगा, फिर आप आराम से उसमें एंटर कर सकते हो। कल अभी किसी ने सवाल ही पूछा थोड़ी पहले कि क्या वो हैप्पीएस्ट माइंड के एक्यूमुलेट करना चाहिए क्या। हैप्पीएस्ट माइंड के केस में सर आप आराम से एक्यूमुलेट कर सकते हैं। इट माइट टेक सम टाइम, क्योंकि बहुत बड़े कंसोलिडेशन में चल रहा है, लेकिन ये क्वार्टर या अगले क्वार्टर तक सिचुएशन बदल जानी चाहिए इसमें। सो इसीलिए मेरे ख्याल से आप कर सकते हो एक्यूमुलेट धीरे धीरे। एक क्वार्टर के नंबर या अगले क्वार्टर के नंबर ही ट्रिगर बनना चाहिए इसकी तेज़ी में। सो आप आराम से चाहो तो कर सकते हो इसको एक्यूमुलेट। अदानी एनर्जी सॉल्यूशन के 110 शेयर लिए हैं, पोर्टफोलियो का 30% एलोकेशन है, निकल नहीं पा रहे हैं काफ़ी दिन से, क्या कर सकते हैं इसमें। तो संजय जी, अगर आपने मीडियम टर्म शॉर्ट टर्म के हिसाब से लिया है, फिर तो आप स्टॉप लॉस लगा लो। नीचे 1060, पहला 1036, ऊपर 1160 और नीचे 760, ये 3-4 तरह के स्टॉप लॉस इसमें हमेशा रहते हैं या टारगेट रहते हैं। एक 760 वो जोन जहाँ पर पहली बार GQG आया था, 1030 से 1160 इसकी रेंज है, उस रेंज पे काम काज कर रहा है। सो आपको जो इनमें से लेवल सही लगे उसके हिसाब से आप रह सकते हैं फॉर नियर टर्म और मीडियम टर्म। लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए सिचुएशन कुछ और रही, क्योंकि ये आराम से एक्यूमुलेशन और रेंज में चल रहा है। सो जिस भी दिन ये रेंज तोड़ेगा रहेगी बड़ी तेज़ी, तो आप उस हिसाब से इसको देख के चलना। और इसके लिए 10-15% का मूव कोई बड़ी बात नहीं है। सो आप अगर और आपको ईजी खेलना है तो ये है कि कल परसों जैसे जो फॉल आए थे इसमें वापस 900 के नीचे आया था या 800 के नीचे आया था या 1000 के नीचे आया था। सो उन लेवल्स के आसपास आप थोड़ा सा ट्रेड लीजिए नीचे, फिर ऊपर बेच दीजिए, उससे कॉस्ट नीचे आ जाएगी, फिर आप निकल जाइए। तो ऐसे मल्टीपल चॉइसेस हैं, आप जो से चाहो ऑप्ट कर सकते हो। आई हैव रिलायंस के 18 शेयर एट 2270, वांट टू ऐड मोर। तो सर है तो टफ सवाल, क्योंकि आपकी जिस भाव पे खरीदारी है वहाँ से बहुत ऊपर रिलायंस, और 2270 पे ही है, तो ऑब्वियस ज़्यादा आपको जियो के शेयर ही मिले होंगे। तो 1000 रुपये तो शेयर ऑलरेडी ऊपर जा चुका है आपकी खरीदारी से मोटा मोटा। बेटर इज़ कि आप 1000 वो एडजस्ट करने के बाद बोल रहा हूँ मैं। सो बेटर इज़ कि कहीं भी फॉल मिले तो आप ज़्यादा अच्छी चॉइस मिलेगी किसी भी दिन। या तो आप ये करिए कि रिलायंस पे नज़र रखिए, कहीं किसी दिन 2% का फॉल आया थोड़ा ले लीजिए, फिर 1-2% का फॉल आया फिर थोड़ा ले लीजिए, ऐसे ऐसे करके एक्यूमुलेट करते रहिए। कीमत तो आपकी बढ़ेगी, एवरेज तो ऊपर जाएगा ही, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन विद टाइम देखते हैं कहाँ कैसे क्या आता है। लेकिन अभी के लिए तो यही तरीका है इधर आपके पास, और आप वेट एंड वॉच करिए, वो ज़्यादा बेटर चॉइस है। प्लीज़ शेयर योर व्यूज़ ऑन राजेश एक्सपोर्ट। मुंजाल साहब, एक ही चीज़ मैंने हमेशा बोली राजेश एक्सपोर्ट में कि आपको जब भी कभी मौका मिले, एग्जिट एज सून एज पॉसिबल। मतलब मैं बहुत समय से इस कंपनी को जानता हूँ, इसकी मैनेजमेंट को जानता हूँ, मिला उनसे मल्टीपल टाइम्स। इस कंपनी ने वल्कैम्बी का जब एक्विजिशन किया था सन 2010 वर्ष में शायद किया था, 8 या 9 में या 10 में, उस समय पे स्टॉक बहुत फ्लेवर में आया था और उसके बाद एक तरफा तेजी आई थी। वल्कैम्बी वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिफाइनर बना गया था ना, शायद वो कंपनी सिंगापुर की थी या उधर साइड की कहीं की थी, स्विस कंपनी थी। तो उसके एक्विजिशन के बाद ये कंपनी बहुत बड़ी हो गई थी एक गोल्ड रिफाइनर के तौर पे। लेकिन विद टाइम पहले प्रेफरेंशियल इशू के ऊपर इश्यूज चल रहे थे इनके, इनको 6% ऑफलोड करना था, प्राइसिंग ठीक नहीं थी, तब ये 650-700 रुपये की प्राइसिंग मांग रहे थे। धीरे धीरे करके वो सब चीज़ें फिजल आउट होती गई, नंबर सपोर्टिव रहे नहीं, डेट बढ़ता गया, और कंसर्न है ही इस कंपनी में। सो इन टोटल आप इससे अवॉइड ही करिए, ज़्यादा बेटर है। कोई बॉटम फिशिंग मत करिएगा इसमें जब तक नंबर्स में इंप्रूवमेंट ना आए। प्लीज़ शेयर यू डू यू हैव एनी व्यू ऑन टेस्ला स्टॉक? टेस्ला? नो सर, युगल साहब, I have no idea, zero idea, so I'm not the right man for it. Okay, your view on NSE share from unlisted market for longer duration of time. अक्षय जी देखो, अनलिस्टेड में बहुत ज़्यादा ट्रैक करता नहीं हूँ, लेकिन NSE को खास तौर पे करता हूँ कि वो उसके बारे में पढ़ा था ना जब मैंने क्या नाम है, मैथन अलॉय के, तब मुझे समझ में आया था कि NSE क्यों ले रहे हैं, एक्यूमुलेट कर रहे हैं। NSE बेसिकली मैथन अलॉय के पास करीब 700 करोड़ रुपए के NSE के शेयर है अनलिस्टेड स्पेस में। सो जिसकी वजह से इनकी बुक वैल्यू इतनी अच्छी है, 1000 रुपये 1100 की बुक वैल्यू इनकी। एनीवेज, लेकिन NSE केस में सर अभी मेरे ख्याल से शायद 4100-3900 रुपये की रेंज में कहीं NSE का शेयर अनलिस्टेड मार्केट में काम काज कर रहा है। सो एक दो चीज़ें, पहली चीज़ कि अनलिस्टेड मार्केट में आपको अभी लिक्विडिटी मिलेगी नहीं। किसी ने अगर बल्क में शेयर बेच दिए, ऑफलोड कर दिए, जो रिलायंस रिटेल केस में हुआ था, तो आप क्या करोगे? क्योंकि आपके पास डेप्थ नहीं है। जो सारा खेल हो रहा है ये स्ट्रेस टेस्ट का,
वो डेप्थ को ही चेक करने के लिए कि अगर आप बेचने पर आओ तो क्या बेचने वाले दिन आप मौजूद रह पाओगे या नहीं, या आपको वो लिक्विडिटी मिल पाएगी या नहीं। 2, वो लिस्टेड मार्केट में है नहीं तो आप कुछ कर भी नहीं पाओगे, कोई भी दाम जो मिलेगा आपको लेना ही पड़ेगा। ये कुछ वैसा जैसे पहले के ज़माने में होता था ना, शेयर सर्टिफिकेट लगे लगे बिके बिके, उसमें हो गया काम। अब कंपनी के वैल्यूएशन सस्ते हैं एक्सचेंज वाइज, सबसे सस्ता एक्सचेंज है ग्लोबली वैल्यूएशन वाइज, तो अच्छी कैश रिच कंपनी है, नंबर भी अच्छे हैं। आशीष चौहान साहब पहुंच भी गए वहाँ पर, सो दे हैव गुड ग्रोथ गोइंग फॉरवर्ड। लिस्टिंग कब होती है बोल रहे हैं, साल होनी ही होनी है, लेट्स सी। तो कंपनी इन टोटल ठीक है, बस डेप्थ का इशू बहुत ज़्यादा है, सो उसको आप ज़रूर ध्यान रखना कि आप उसे कैसे डील करने वाले हो, टैकल करने वाले हो। किसी फाइंड आप बेचने जाओ तो हैवी हैंड्स जो होंगे वो पहले बेचेंगे, तो कहाँ तक शेयर को नीचे लेके जाएंगे पता नहीं। सो इस लिहाज से बस आप तैयार रहना अपने लिए। टाटा स्टील में एसआईपी कर सकते हैं, इंस्टेड टाटा केम में एसआईपी कर सकते हैं, टीसीएस में एसआईपी कर सकते हैं, टाटा इन्वेस्टमेंट में एसआईपी कर सकते हैं अगर आप चाहो तो। ये कुछ नाम हैं। ट्रेंड भी एसआईपी लायक है, महंगा है टाटा इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेंड दोनों, लेकिन एसआईपी है, तो विद टाइम अगर वो नीचे आता भी गया तो आपको एसआईपी एडजस्ट कर देगा उस चीज़ को। सो ये कुछ नाम हैं जो कि अच्छे हैं एसआईपी के लिए। टाटा स्टील भी ख़राब नहीं है, बट इक्विटी बेस बहुत बड़ा है इसका, उसमें रिटेल पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा है टाटा मोटर की तरह, तो इसलिए इसका ध्यान रखिएगा। ओके सर BEL होल्डिंग 1000 शेयर बॉट टुडे फॉर 6 to 7 months। सर एक चीज़ ध्यान रखिएगा राजकुमार जी की ऑलरेडी बहुत भागे हुए शेयर हैं, चाहे IRFC हो, RVNL हो, BEL हो, HAL हो, तो इनमें ना तेज़ी की गुंजाइश अब उस तरह की मत रखना जो मिल चुकी है ऑलरेडी। आयरेडा अखबार फिर भी लग रहा है क्योंकि वहाँ ऑलरेडी करेक्शन भी ठीक ठाक आ गया है, लेकिन बाकी अभी भी वहीं के वहीं है, बहुत ज़्यादा टूटे हैं नहीं। तो एक दो झटके अगर लगे, थोड़ा ऊपर जाएगा फिर झटका मारेगा, फिर थोड़ा ऊपर जाएगा फिर झटका मारेगा, तो अकॉर्डिंगली एडजस्ट होता रहेगा। तो ज़रा इस तरह से देख संभल के इसमें आप कॉल लेना। आपने 6-7 महीना लिखा इसलिए बोल रहा हूँ ये बात। ओके जी, अब कुछ और। ITC होल्ड सर, परमानेंट होल्ड है वो, तो मतलब उसको तो आराम आराम से होल्ड करिए, एक्यूमुलेट करिए, नेक्स्ट जनरेशन के लिए पास ऑन करिए। अभी किसी ने एक सवाल मुझे भेजा था पूछने के लिए कि उसमें करना क्या चाहिए। 1972 में उनके फादर्स ने ITC लिया था 270 रुपये के दाम पर, और वो होल्ड कर रहे हैं आज भी। तो वो पूछ रहे थे सर्टिफिकेट कैसे ट्रांसफ़र कराऊँ वगैरह, तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि वो आज भी होल्ड कर रहे हैं, तो उनके करीब उस समय के शायद 1000-1500 शेयर थे, दोबारा पढ़ना पड़ेगा, 100-150 या 300-400 शेयर थे, वो 17,000 शेयर बन गए वो स्प्लिट बोनस हो के। सो विद टाइम ITC इज़ अ वेल जनरेटिंग स्टॉक, आराम आराम से डिविडेंड देगा, कंसिस्टेंट कंपाउंडर है, शांति से उसे पोर्टफोलियो का हिस्सा बना के रखिए। आज इनफैक्ट ये मैंने बहुत लोगों से ऑफिस में भी पूछा था कि आप एक ऐसा शेयर बताइए कि अगर आपको आज ही लेना हो और अनंत काल के लिए लेना हो, यानी कि आपको शेयर लेकर बस भूल जाना है, तो कौन सा नाम होगा। तो बहुत लोगों ने बहुत सारे नाम बोले, कुछ नाम मैं आपको रख देता हूँ। यूनाइटेड स्पिरिट्स, नहीं मैंने नहीं बोला ये, यूनाइटेड स्पिरिट्स, कुछ ने मारुति बोला, कुछ ने रिलायंस बोला, कुछ ने HDFC बैंक बोला, SBI आया, TCS आया, ये सर्वे था ऐसे निकाला था। तो इसमें एक चीज़ कंफर्म हो गई कि एक ने अपोलो हॉस्पिटल ही बोला था, तो एक चीज़ कंफर्म हो गई कि सब लोग वही बोल रहे हैं जो लार्जेस्ट प्लेयर हैं अनंत काल के लिए, चाहे रिलायंस हो, HDFC बैंक हो, TCS हो, SBI हो, ICICI हो, यूनाइटेड स्पिरिट्स हो, इवन अपोलो हो। तो और भी लोगों से पूछते रहूँगा इस चीज़ में, क्यों? क्योंकि अनंत काल के लिए जब आप जाते हो, मतलब कि लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम वेयर यू आर नॉट सपोज टू सी इट बैक, तो आप हमेशा वो लेते हो जो लीडर होता है, जिसकी एग्जिस्टेंस पे कोई सवाल नहीं उठता। उनकी ग्रोथ पे सवाल उठ सकता है कि वो ज़्यादा ग्रो करेंगे या कम ग्रो करेंगे, लेकिन उनकी एग्जिस्टेंस पे कोई सवाल नहीं है। सो ऐसी स्टॉक को आप हमेशा के लिए एक तो एटलीस्ट आइडेंटिफाई कर ही लो, जिसको आप हमेशा के लिए लेके रख लो कि ये शेयर मैं धीरे धीरे एक्यूमुलेट कर रहा हूँ, नीचे आएगा और करूँगा, और उसको एक स्टॉक कोई भी आप चुन लो अपने पोर्टफोलियो में। बाकी आप मतलब 90% पोर्टफोलियो अपना जो मर्जी करते रहो, उसमें लार्ज मिड स्मॉल करते रहो, लेकिन एक ऐसा स्टॉक आप जरूर चुन लो जिसको आप अनंत के लिए रखो कि हाँ ये स्टॉक मेरे पास हमेशा रहेगा, वॉट एवर सिचुएशंस, इसका डिविडेंड ही खाऊंगा मैं। सो या इसको मैं ग्रो ही करूंगा, इसको मैं होल्ड करके अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए रखूंगा। तो एटलीस्ट वो एक स्टॉक ज़रूर रख लेना। ये एक अच्छा सबक था सीखने के लिए मेरे पास, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी शेयर कर देता हूँ। कुछ और सवालों में अक्षय जी का सवाल है, शुड आई मूव मनी, ये तो हम बातचीत कर चुके हैं। SBI कार्ड वर्सेस पेटीएम, एनी डे SBI कार्ड मलिक साहब। पेटीएम नहीं मैं इसमें रख सकता, लेकिन हाँ SBI कार्ड इज़ ऑलवेज अ गुड बेट कंपेरेटिवली। और लॉन्ग टर्म के लिए मारुति लिया जा सकता है अली साहब, वही उनमें से एक ही नाम ये भी है। वारी रिन्यूएबल बहुत चला हुआ है हरविंद साहब, थोड़ा सा कंट्रोल करिए इसको, मतलब इनफैक्ट इससे बेटर तो आप उसमें जा सकते हैं जो KP ग्रीन एनर्जी एंड ऑल है,
ये फिर भी उतने नहीं चले हैं। चला तो बारी भी उतना ही है, ये भी बहुत है, लेकिन थोड़ा नीचे मिल जाए तो ज़्यादा बेटर डील रहेगी। चले फिलहाल अब इतने सवालों शामिल करूंगा, माफ़ी उन सभी लोगों से इनसे बातचीत नहीं हो पाई। बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछा। आपसे मुलाकात होगी अब सोमवार को। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है, सोशल मीडिया हैंडल है। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें। और CNBC आवाज़ के यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा पेजेस पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।